प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, और आज अपन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ उनकी नहीं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में एक विवादास्पद कहानी है कि राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा गया है। राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा गया है, तो क्या वास्तव में एक राष्ट्रपति रबर स्टैम्प है? तो आप जानते हैं कि हम राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सम्मान देते हैं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, महामहिम के नाम से संबोधित करते हैं, और इसके अलावा हमारे संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति हैं। संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसके कारण उसको रबर स्टैम्प कहा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। और एक बार तो एक संशोधन के तहत यहाँ तक उसके लिए प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। तो वो संशोधन कौन सा था? 42वां संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे शासन प्रशासन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके कारण राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी निर्णय लेता है और वो उसकी शक्तियां स्वविवेक की शक्तियों का रूप ले लेती हैं। जैसे अगर सरकार अल्पमत में आ जाती है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसी प्रकार यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है, या फिर प्रधानमंत्री के किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, या प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति मंत्री परिषद को बर्खास्त भी कर सकता है। तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिसके कारण राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसको अपन रबर स्टैम्प नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे शक्तियों की बात की गई इस क्वेश्चन के अनुसार। तो राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं? तो यहाँ पे 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं, और वो 7 प्रकार की शक्तियाँ जो हैं वो सारी की सारी अनुवर्ती शक्ति हैं। अनुवर्ती शक्ति से यहाँ पे यहाँ से है कि मंत्री परिषद के द्वारा दिए गई परामर्श या उसकी सिफारिश के अनुसार ही जब राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसको राष्ट्रपति की अनुवर्ती शक्तियाँ कहा जाता है। और ये राष्ट्रपति की जो अनुवर्ती शक्तियाँ हैं वो 7 प्रकार की हैं। 7 प्रकार की कौन कौन सी हैं दोस्तों? जैसे कार्यकारी शक्ति जिसको एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, इसी प्रकार विधायी शक्ति जिसको लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं, इसी प्रकार वित्तीय शक्ति जिसको फाइनेंशियल पावर कहते हैं, इसी प्रकार जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्ति, इसी प्रकार इमरजेंसी पावर जिसको आपातकालीन शक्ति कहते हैं, इसके अलावा आर्मर्ड फोर्सेज पावर सैन्य शक्ति, और इसके अलावा कूटनीतिक शक्ति या राजनयिक शक्ति। इसी प्रकार कूटनीतिक या राजनयिक शक्ति और तो देखो यहाँ पे ये 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं। जैसे आपका कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति को 7 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत उसको कार्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो देखो, राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है। तो इसका मतलब उसकी शक्ति कैसी होगी? कार्यकारी शक्ति। इसका मतलब ये तो राइट कथन है। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है जो देश का सबसे बड़ा विधि या कानून अधिकारी होता है, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात प्रिंथ ही पद धारण करता है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसके साथ ही महान्यायवादी का वेतन भी निश्चित नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक वेतन ही प्राप्त करता है। तो ये भी इसकी कार्यकारी शक्ति है। आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधायी या प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मांग सकता है।
आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है, जो कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी जो राइट आंसर है वो है डी, कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो अनुच्छेद 80 के तहत नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अधीन नहीं आती है? तो देखो, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये इसकी कार्यकारी शक्ति है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वो उसकी कार्यकारी शक्ति है। यूपीएससी संघ लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और यहाँ तक कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, उसके भी अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये इसकी शक्ति है वो न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर है, कार्यकारी शक्ति नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा डी। तो देखो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो आर्टिकल 148 के तहत करता है। इसी प्रकार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति 324 के तहत करता है। और लोक सेवा आयोग, चाहे वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत होती है। लेकिन राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी राज्य का उच्च न्यायालय हो। और ये भी इसकी कैसी नियुक्ति है? न्यायिक शक्ति है, ये इसकी कार्यकारी शक्ति नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र तथा राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में है। और यहाँ पे जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन बात नियुक्ति की पूछी गई है, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो यहाँ पे देखो, राष्ट्रपति को एक पावर है कि वो भारत के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण है पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो यहाँ पे ये राष्ट्रपति का पावर है और ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्तमान में 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं। वो 10 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो ये 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और ये किस अनुसूची के तहत है? 5 अनुसूची के तहत। और इसका अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का पावर कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। और इसकी कैसी शक्ति है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। और ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के जो पावर है राष्ट्रपति के पास, और उसके ऊपर जो केंद्र सरकार जो नियंत्रण करती है, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 339 में ये व्यवस्था है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, यहाँ पे वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और खुद केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, यानी कि चांसलर होता है। और ये वाइस चांसलर है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सारी की सारी जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और ये राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्ति हैं। प्रधानमंत्री इनमें से किसी की भी नियुक्ति नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका राइट आंसर है डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो अभी हाल ही में जो संविधान संशोधन हुआ था, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में, उसमें यही व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका गठन किया गया था। और वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 338 बी के तहत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा सी।
इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आप जानते हैं कि पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग संयुक्त थे, उसके बाद 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इनको अलग किया गया था। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति आयोग है वो आर्टिकल 338 ए के तहत वर्गीकृत है, तो इसका राइट आंसर है बी। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है, और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों का जो कल्याण है वो अभी अभी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 339 में है। तो यहाँ पे देखो इसके राइट आंसर है CBAD। तो CBAD कहाँ पे है? बी नंबर, सेकंड नंबर ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो देखो राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग है वो तो कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 338 बी के तहत, जो अभी संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है? 102वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था? 2019 में। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपके राष्ट्रीय 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत पहली बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का संयुक्त रूप से गठन किया गया था। उसके बाद 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इनका वर्गीकरण किया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया था, इसका पृथक्करण किया गया था। तो 338 में तो क्या रह गया? SC आयोग, और 338 ए में क्या आ गया? ST आयोग हो गया, और 339 में आपके अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और जनजातियों का कल्याण है। तो CBAD इसका राइट आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के तहत विधायी शक्ति प्राप्त है। वो किसी भी सदन के लिए सत्र बुला सकता है, और सत्र पहले से चल रहा है तो उसका अवसान कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। लेकिन सदन स्थगित करने का उसके पास पावर नहीं है। सदन को स्थगित कौन कर सकता है? सदन का अध्यक्ष या सभापति ही कर सकता है। तो यहाँ पे देखो आप कार्य नहीं कर सकता है, तो आपका राइट आंसर है सी। और ये सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना, लोकसभा भंग करना, ये सारे के सारे राष्ट्रपति के कैसे कार्य हैं? ये इसके विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति किस क्षेत्र से राज्यसभा में मनोनयन नहीं कर सकता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, और वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल 80 क्लोज 3 के तहत करता है। और किन लोगों को करता है? जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में या तो उनको विशेष ज्ञान है या इस क्षेत्र का व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साहित्य का नाम है, कला का है, विज्ञान का है, लेकिन समाज सेवा नहीं है। यहाँ पे क्या है? सहकारिता है। तो सहकारिता से उसको मनोनीत करने का अधिकार नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अध्यादेश को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अध्यादेश होता क्या है। देखो जब किसी भी विधायिका का जो सदन है, विधायिका में सत्र नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में अगर कानून निर्माण करने की आवश्यकता पड़ जाती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार राज्यपाल भी अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण कर सकता है, और उपराज्यपाल होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो परिभाषा की बात की गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल 123 में तो क्या है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 से है। उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली का उपराज्यपाल है और वहाँ पे दिल्ली में सत्र नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे भी अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण किया जा सकता है 239 बी के तहत। लेकिन बात परिभाषा की गई है, तो परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 13 क्लोज 3 में है, जो कि यहाँ पे उल्लेखित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो अध्यादेश को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 13 क्लोज 3 में, जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि 13 जब आर्टिकल हमने 13 पढ़ा था मूल अधिकारों के तहत, तो 13 क्लोज 3 में ये व्यवस्था थी कि जो भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल, स्थानीय निकाय, इसके अलावा जो गैर संवैधानिक विधिक संस्थाएं हैं जैसे ONGC है, गेल है, सेल है, ये सभी जो LIC है, ये भी सभी क्या है? विधि के तहत ही परिभाषित कर रखी हैं। अध्यादेश है, अध्यादेश को भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन परिभाषित किया जाता है। तो ये आर्टिकल 13 क्लोज 3 में क्या है? परिभाषित है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।